इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसे हम लाइन बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन को हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑलराइट, इसमें डायरेक्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज यानी कि एक चार्ज जो एक सिंगल पॉइंट पर सिचुएटेड है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हो। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे उसे हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बनता है। हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है, ऑलराइट, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। किसी भी चार्ज को हम लोग एक बीच पॉइंट पर सिचुएट करके कह सकते हैं कि वहाँ एक पॉइंट चार्ज है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके चारों ओर एक स्फीयर के फॉर्म में। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, इसका जो कैपेसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कितना होगा उसे हम दिखाने के लिए यहाँ से हम एक वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके से करेंगे। ये बताएगा एक डायरेक्शन कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर आउटवर्ड जा रहा है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो कुछ इस तरीके से, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो इस लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो इसका स्ट्रेंथ जो है घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r² को फॉलो करता है। मतलब r² जितना ज़्यादा होते जाएगा, r का जो वैल्यू है उतना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होता जाएगा। तो r यहाँ पर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होते जाएगा। आगे जाएंगे थोड़ा और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम हो जाएगा। अब इसी को हम जितना चाहें उतना डायरेक्शन में हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि एक स्फीयर है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि इसे हम कुछ दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आते हैं +Q यहाँ पर, और देखें कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर रिजल्ट देगा। क्योंकि फोर्स जो होता है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। सो हम लोग फोर्स को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जितना चाहें उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। अब इसे हम फाइनल फॉर्म कैसे देंगे, फाइनल फॉर्म हम इस तरीके से देंगे कि हमारे पास में अगर एक प्लस चार्ज है तो इसका हम डायरेक्टली कुछ इस तरीके से आउटवर्ड यहाँ पर हम बनाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड यहाँ पर देगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता माइनस, तो हम इसे इनवर्ड बनाते, इनवर्ड कुछ इस तरीके से बनाते। और अगर यहाँ पर ये चार्जेस जो हैं एक साथ होते, यानी कि डाइपोल्स होते, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से हम आउटवर्ड और नेगेटिव से हम इनवर्ड कुछ इस तरीके से बनाते। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे, कुछ इस तरीके से, इससे इनवर्ड, इससे आउटवर्ड, इससे आउटवर्ड, इससे जो है इनवर्ड। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जितना यहाँ से आउटवर्ड आएगा उतना ही यहाँ पर इनवर्ड जाएगा। ऑलराइट, सॉरी, यहाँ पर ये है इनवर्ड आएगा। नाउ एक चीज़ यहाँ पर और आपको ध्यान में देना है कि जितने भी हम यहाँ पर 2D फिगर बना रहे हैं ये एक्चुअल में 3D फिगर्स होते हैं। 3D फिगर के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंप्लीट हो गया। अगर दो सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं तो उसके वजह से रिपल्सिव होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका फिगर आप देख सकते हो बुक में, कुछ इस तरीके से रिपल्सिव ये बनेगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने बनाएं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम लोग बनाने सीख गए, बट आप एक चार्ज के वजह से कितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना सकते हो। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो। बस अगर आप डाइपोल्स वगैरह बना रहे हो तो आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा ध्यान रखना है। और
आप इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने भी आप बना सकते हो, बट नेक्स्ट पेज में कहता है कि आपका जो डेंसिटी होगा वो इस जगह पर ज़्यादा होगा और इस जगह पर उसका डेंसिटी कम होना चाहिए। और एक्चुअली में यहाँ पर शो करने के लिए ये तो 2 डायमेंशन फिगर है, बट एक्चुअल में ये होता है 3 डायमेंशनल। आपको इसे कंसिडर करना है कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है और इसमें से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं वो एक स्फेयर के फॉर्म में, आप अगर इसे इसका सरफेस अगर ड्रॉ करो तो आपको एक स्फेयर मिलेगा। जैसे ही, क्योंकि ये एक एरिया जो है इसका जितना दूर पर आप जाओगे उतना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है वो कम होता जाएगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर एक जगह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना यहाँ से निकल रहा है, एक डिस्टेंस पर जाकर के अगर हम एक स्फेयर बनाएं तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी पास करेंगे। यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रहे हैं उतना ही दूसरी जगह जा कर के भी उतना ही पास करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। ये यहाँ कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दूर जाने पर वीक हो जाता है, स्पेस्ड अपार्ट जब होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं जब वो क्राउडेड होते हैं। इस पैराग्राफ में ये कहता है। अब एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ आप कहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेंस्ड है ये लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी। यहाँ पर जाते जाते वो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा है, यहाँ स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कम है। हम इसे कुछ और सॉलिड एंगल के फॉर्म में देखेंगे। सॉलिड एंगल समझने से पहले आप कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास में एक एंगल है थीटा, तो उस एंगल थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R, या फिर आप इसे छोटा सा ले लो, इसे हम डेल्टा L अगर कहें और इसे हम डेल्टा थीटा अगर हम कहें तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा L/R। अब इसी को हम सॉलिड के फॉर्म में देखें। ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर ये एक सर्कल है। अब हम इसी को सॉलिड के फॉर्म में देखते हैं। सॉलिड के फॉर्म में हमारे पास में क्या होगा, एक स्फेयर होगा, स्फेयर। अब इस स्फेयर में हम क्या करें कि इस तरीके से हम एक सॉलिड एंगल लेंगे। सॉलिड एंगल कैसे लेंगे, कोन के फॉर्म में। यहाँ एक कोन ले लेते हैं, ऑलराइट। अब उसी का एक सॉलिड एंगल मिलता है। इस सॉलिड एंगल को हम लोग डेल्टा ओम कहते हैं। इस सॉलिड एंगल को डेल्टा ओम कहते हैं। डेल्टा ओम इज इक्वल टू गिवन बाय, यहाँ पर हमें डेफिनेशन से ये मिलता है कि इसका जो एरिया है, जैसे इसमें ये लेंथ है डेल्टा L बाई ये रेडियस, उसी तरीके से यहाँ पर इसका जो एरिया है डेल्टा S, इसे हम डेल्टा S लेते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये R है उसका स्क्वायर। ये आपको बुक में मिलेगा। तो हम ऐसे सॉलिड एंगल लेते हैं। अब इस सॉलिड एंगल से हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्फेयर है, एक चार्ज है स्पेस पर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता है तो वो स्फेयर के फॉर्म में बनता है। तो क्योंकि ये स्फेयर है, यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब डिफरेंट आर लेते हैं, यहाँ पर एक आर लेते हैं, यहाँ हम एक स्फेयर को कुछ उसी तरीके से एक एंगल ले लेते हैं और ये स्फेयर को यहाँ पर बनाते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा ये हो जा रहा है, बट आप समझ लो कि यहाँ से ये जो है ये डिस्टेंस है स्मॉल r1 और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r2। ठीक है, दो हम लोगों ने डिस्टेंस लिया। मैं यहाँ पर एक बार और आपको दिखाया था थोड़ा सा क्लियर इमेज। ये जो है यहाँ से है ये r2 और यहाँ से ये जो है ये है r1। ये हमने एक सॉलिड एंगल लिया है। जस्ट इसी प्रकार आप यहाँ पर समझो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर आ रहे हैं।
आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जितने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर में आ रहे हैं उतना ही इस एंगल से भी गुजर रहा है, बट यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बाइफरकेट हो जा रहा है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि R1 का जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पुट करें तो डेल्टा ओम हमें मिलेगा, डेल्टा ओम इक्वल्स टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, और डेल्टा एस को अगर हम लिखें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डेल्टा ओम। उसी तरीके से R2 वाला भी डेल्टा एस इक्वल्स टू R2 स्क्वायर डेल्टा ओम हो जाएगा। ठीक है, लेट मी क्लीन दिस। अब आप यहाँ पर देख सकते हो डेल्टा S1 है और डेल्टा S2। डेल्टा S1 का वैल्यू हमने यहाँ पर ये लिखा और डेल्टा S2 का ये। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर S1 यहाँ पर भी सेम है, 2 फील्ड लाइंस यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेम है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। यू हैव टू इमेजिन दिस, ऑलराइट। अब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम क्रॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर यहाँ पर जितना आएगा पर यूनिट एरिया उसे हम टोटल नंबर n ले लेते हैं। लेट n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑलराइट, और टोटल नंबर ऑफ पासिंग थ्रू S1 यहाँ पर हम n डिवाइडेड बाई डेल्टा S1, ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया है, ये दोनों का सेम होगा, इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई डेल्टा S2, दोनों सेम होगा, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट n डिवाइडेड बाई डेल्टा S1 की जगह में R1 स्क्वायर डेल्टा ओम इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर डेल्टा ओम। अब यहाँ पर n सेम है, डेल्टा ओम सेम है, तो हमें कंक्लूजन मिला 1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है 1/R1 स्क्वायर के। R1 यानी कि आप R ले सकते हो इन जनरल, R स्क्वायर के यहाँ पर डिपेंड करता है। बस इतना ही यहाँ पर प्रूव करना था। तो हमने ये पार्ट कवर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, सभी सॉलिड एंगल के जो यहाँ पर एंगल्स के मेज़रमेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो भी हमने यहाँ पर देखा। तो जो स्ट्रेंथ होते हैं वो डिपेंड करते हैं 1/R स्क्वायर के रिलेशन से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है पिक्चर बनाने का वो फैराडे के द्वारा लाया गया था और वो उन्हें कहते थे लाइन ऑफ फोर्स। बट ये हमें पता है कि ये फील्ड लाइंस होते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। इस बुक में फील्ड लाइंस को ही हर जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मैपिंग होते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके चारों ओर, उसी का मैपिंग होता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में जो हमने अभी यहाँ पर मैंने वीडियो में आपको डिस्कस करा वो सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। कैसे आप एक सिंगल चार्ज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कैसे बनाओगे और यहाँ पर जो है डाइपोल्स के लिए आप कैसे बनाओगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पॉजिटिव के लिए हम बनाते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव के लिए है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी में होगा, और जैसे कि ये नेगेटिव है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी में होगा। और अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ही, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होगा और एंडिंग पॉइंट जो होगा वो इन्फिनिटी में होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ जैसे करना सीखा, वैसा हम ड्रॉ तो कैसे होता है वो हमने वैसे ड्रॉ करा था, बट उसे हम हमेशा कंटिन्यूअस करते हैं क्योंकि हर जगह पर इन ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
सभी जगह पर उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, तो हम कहीं पर खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर सकते। मान के चलिए अगर दो फील्ड लाइन क्रॉस कर लेते हैं, एक इस साइड में जा रहा है, एक इस साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर उसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड होता है। और लास्ट में कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस लूप फॉर्म नहीं करते हैं। ये कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसे हम चैप्टर 2 में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप एक नॉर्मल स्ट्रीम ऑफ लिक्विड के फ्लोइंग के कॉन्सेप्ट को समझो। हमारे पास में अगर एक एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट से अगर हमारा एक कोई लिक्विड यहाँ पर परपेंडिकुलरली यहाँ फ्लो करता है, ऑलराइट, इसका जो एरिया है वो है डेल्टा एस मान के चलते हैं, और ये स्ट्रीम जो है अपना वेलोसिटी v के साथ में फ्लो करता है, v वेक्टर के साथ में वेलोसिटी है, उसका एक डायरेक्शन होगा, और इसका भी एरिया एलिमेंट का एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं, ये एरिया है, इसका एरिया कुछ इस तरीके से है, उसका परपेंडिकुलर, इसे हम एरिया एलिमेंट कहते हैं, इसे हम एन कैप से यहाँ पर डिनोट करते हैं, ऑलराइट। अब इस स्ट्रीम का जो रेट है, यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका रेट, उसे हम निकालने के लिए रेट वाला कुछ इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, वॉल्यूम क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम तो हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हम निकालेंगे, एरिया दिया हुआ है डेल्टा एस मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पर आप इसे कंसिडर करो कि एक पर यूनिट टाइम पर ये कितना जो है वाटर फ्लो करता है और उसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक वाटर फ्लो करने के लिए एक टाइम पर हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। वेलोसिटी हमारे पास में है और ये टाइम हमें पता है कि हम एक यूनिट टाइम पर इसे हम कैसे निकालेंगे, वो हमें पता है कि एक यूनिट टाइम पर ये कितना डिस्टेंस फॉलो करेगा। तो डेल्टा एस वॉल्यूम जो है हम वो निकाल रहे हैं, वॉल्यूम डेल्टा एस इंटू वी इंटू डेल्टा टी स्मॉल टाइम पर, ऑलराइट। अब रेट जो है उस आर को निकालने के लिए आर इम्प्लाइज डेल्टा एस इंटू वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो आर जो रेट हमारा है वो डेल्टा एस इंटू वी यहाँ पर हमें मिलता है, ये हमें जो रेट है वो मिलता है। तो हमने अभी जो भी कॉन्सेप्ट देखा ये इस पैराग्राफ में है। और अगर जो एरिया एलिमेंट है उस एरिया एलिमेंट यहाँ पर n है, n कैप, उससे अगर कोई एंगल बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर स्ट्रीम ऑफ, यहाँ पर हमने वाटर का बात करा था, तो अगर वो फ्लो करता है तो इसे हम थीटा के रूप में यहाँ पर उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल करके वी डी एस कॉस थीटा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। आप यहाँ पर जो भी बोल्ड लाइन में देख रहे हो ना, ये सभी यहाँ पर वेक्टर्स हैं। वी यहाँ पर वेक्टर है, एन कैप यहाँ पर वेक्टर है, तो हम कुछ इस तरीके से भी इसे लिखते हैं। और अगर इसी वेलोसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पर अगर रिप्लेस कर दें तो ई डॉट डी एस अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, ऑलराइट। और यहाँ पर जो v का बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारा क्या था, वाटर का फ्लो या फिर कोई भी लिक्विड का फ्लो, ऑलराइट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का फ्लो नहीं होता है। जैसे लिक्विड का फ्लो है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिक्विड फ्लो करके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये फ्लो होता है, लेकिन ये ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि लिक्विड जैसा फ्लो कर रहा है। नाउ जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जितने ज़्यादा होंगे, उनका जितना ज़्यादा नंबर्स होगा वो उसका स्ट्रेंथ बताते हैं, है ना। तो उस स्ट्रेंथ को बताने के
वजह से यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे कि हमारे पास में अगर एरिया एलिमेंट कुछ इस तरीके से टेढ़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला फिगर, तो यहाँ आप देख सकते हो कि अगर ये सीधा है तो यहाँ पर मैक्सिमम फील्ड लाइंस यहाँ पर क्रॉस कर जा रहे हैं, बट यदि यहाँ पर ये टेढ़ा है तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं ये दो जो है यहाँ पर छूट जा रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों छूट जा रहे हैं, तो ये इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कम पास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया वो कम हो जाता है अगर एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो। और अगर ये एंगल बढ़ करके 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये जो है ये इस तरीके से, यहाँ पर आप जो देख सकते हो ये इस तरीके से है, वो अगर बढ़ करके इस तरीके से 90 डिग्री हो जाता है तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट एरिया। और ये बात यहाँ पर बताया हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये पैराग्राफ भी कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें कुछ उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। आप एक रिंग को एज्यूम करो और रिंग पर अगर वाटर का स्ट्रीम पास करा रहे हो, फॉर एग्जांपल द वाटर स्ट्रीम पासिंग थ्रू अ रिंग, आप एक रिंग कंसिडर करो, यहाँ से जो स्ट्रीम वाटर का पास कर रहा है, और अगर आप इस रिंग को जो है टेढ़ा कर देते हो तो यहाँ पर से कम वाटर का स्ट्रीम पास करेगा, तो वही है यहाँ पर स्ट्रेंथ की, वहाँ पर जितना फ्लक्स हो रहा है वाटर का जो फ्लक्स है वो यहाँ पर कम हो जाता है एंगल के साथ में। तो एरिया एलिमेंट जो है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एरिया एलिमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एंगल। अब एरिया एलिमेंट हम लोग चूज़ कैसे करेंगे? यहाँ पर एरिया एलिमेंट इट हैज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हाउ टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया। एरिया का हम लोग कैसे डायरेक्शन चूज़ करेंगे, तो इसमें कुछ फिगर्स के थ्रू में यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपके पास में एक सरफेस है और उस सरफेस का आपको अगर एरिया एलिमेंट निकालने हैं तो आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देने हैं, और उसके आउटवर्ड नॉर्मल, ये कन्वेंशन के थ्रू में लिया हुआ है कि आपको आउटवर्ड नॉर्मल आपको उसका जो है एरिया का डायरेक्शन, एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो आपको लेना है, और यहाँ पर उन सभी को लास्ट में ऐड कर देना है। ऐड करना कैसे है? यहाँ पर जो फ्लक्स आप लिख रहे हो, इस फ्लक्स को आपको ऐड कर देना है लास्ट में, उन छोटे छोटे एरियाज़ के थ्रू में आप जब पास कराओगे तो जैसे यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर उसे ऐड कर देना है। उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ। हमने ये आउटवर्ड नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट कर लिया। अब सेम चीज़ हम कर्व सरफेस के साथ में भी करते हैं। कर्व सरफेस है उसे भी हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, और इसके आउटवर्ड नॉर्मल में हम लोग यहाँ पर उस एरिया एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। अगर इसके अंदर में चार्ज है तो इसका चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इस तरीके से देगा, और इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो हम लोग इस तरीके से करते हैं, और इसी से हम लोग वहाँ पर फ्लक्स फाइंड करते हैं। सो फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आता है वो इस तरीके से आता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या फिर ई डेल्टा एस कॉस थीटा, जिसका मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उस एरिया एलिमेंट को कट कर रहा है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग द एरिया एलिमेंट्स। अब यहाँ पर थीटा से हम उसे अलग अलग एंगल्स में जैसे कट कर रहा है तो उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उसका फ्लक्स कितना है। अब इस एक्सप्रेशन को ई डॉट डेल्टा एस या फिर ई डेल्टा एस कॉस थीटा को हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई किया हुआ है ई टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू ई वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो एरिया नॉर्मल है उसका मल्टीप्लिकेशन। या फिर हम लोग
ई का परपेंडिकुलर डेल्टा एस भी कर सकते हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग द नॉर्मल ऑफ द एरिया टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एलिमेंट। दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो है यहाँ पर हम लोग साइन कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कैलकुलेट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विथ एरिया, यहाँ पर जो एरिया एलिमेंट हम लोग को डेल्टा एस मिल रहा है उसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग जानते हैं कि न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन पर कूलम, और ये डेल्टा एस जो है इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर कूलम हुआ है क्योंकि हमारे पास में ई का जो वैल्यू है वो हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू क्यू बाई ई इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, और ये हो जाएगा फोर्स का होता है न्यूटन, कूलम का होता है पर चार्ज का होता है पर कूलम। नाउ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी को ऐड कर देंगे। अगर छोटे छोटे पार्ट्स में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम कैलकुलेट करके तो ये वाला पैराग्राफ कहता है कि हम लोगों को ये जो है अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लेना होता है। यहाँ इक्वल का साइन आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं डेल्टा एलिमेंट्स का, बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स का, तो अगर हम लिमिट का केस लगाएं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। बल्कि आप इसे यूज कर सकते हो, यहाँ पर इसे यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं? डाइपोल यानी कि दो सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू के दो चार्जेस हैं, सेपरेटेड बाई 2a डिस्टेंस। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए ये वीडियो देख लीजिए आप। हमारे पास में एक डाइपोल है। डाइपोल यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के सेपरेशन जो है वो 2a है। हम इक्वेटोरियल पर इसका फाइंड कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इक्वेटोरियल पर हम इस साइड ही फाइंड कर सकते हैं। इस साइड भी बुक पर इस साइड दिया हुआ है, बट मैं इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है। यहाँ क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस साइड में। रिपल्सिव, हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज जो है, यहाँ ये पॉइंट P है, यहाँ हम प्लस टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं, इसी की वजह से उस साइड में होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये अट्रैक्टिव होगा और इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नज़दीक पर है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम R ले रहे हैं, P जो है वो R डिस्टेंस पर है। ऑलराइट, अब ये जो है ये हो जाएगा E ऑफ नेगेटिव Q। यहाँ पर स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है, स्ट्रेंथ उसका कम है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। हम लोगों को इक्वल कर, मतलब टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E हम लिखेंगे E ऑफ प्लस Q प्लस ऑफ E ऑफ माइनस Q। हमें दोनों को ऐड कर देना है। ऑलराइट, और क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे से अपोजिट में है तो हमें वेक्टर सम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपोजिट है, तो हम लोगों को बस प्लस माइनस का यहाँ पर ख्याल रखना है। अब E प्लस Q जो है उसका क्या वैल्यू होगा? E प्लस Q का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है आप यहाँ पर देखो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये a है, तभी ये दोनों यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a, ये 2a है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r दिया हुआ है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है ये a है, तो हम इस डिस्टेंस को हम प्लस Q वाले के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये a है, तो इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को हम जोड़ेंगे तो इससे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये r प्लस a स्क्वायर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब E माइनस Q का अगर हम बात करें तो उसका जो है E माइनस Q का यहाँ पर इतना डिस्टेंस हमें देखना है, तो ये पूरा डिस्टेंस है r, उसमें से a हटा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस
ए होल स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पर जितना आंसर आएगा वो आंसर आपके बुक पे है। तो इस वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट ही बता दिया। आप यहाँ पर एक बात और ध्यान रखो कि अगर हम दो डाइपोल यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर हम बहुत दूर से इन्फिनिटली आर, अगर यहाँ पर आर का बात करें मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a वो बहुत ही स्मॉल हो जाए और हम लोग बहुत दूर से ही इसे देखें तो ये चार्ज तो आपस में जीरो हो जाते हैं, आपस में ये पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपस में जीरो हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सामने से इसे कैलकुलेट करें तो वो जीरो नहीं होता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हमने यहाँ पर देख लिया इस वीडियो में, जिसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, ये चार्जेस इतने होते हैं और जो कैलकुलेशन होगा उसके बाद में आपको ये मिलेगा। और इसका जो डायरेक्शन है वो पी कैप के डायरेक्शन में होगा। पी कैप यानी कि इसका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है यहाँ पर आप देख सकते हो पी, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है उस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर हम सेकेंड वाले जो इक्वेटोरियल प्लेन वाला है उसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देखो कि जब आर बहुत ही बड़ा होगा ए से तो यहाँ पर इस ए को हम लोग फॉरगेट कर सकते हैं और यहाँ से आर ये कैंसिल हो जाएगा और हमें ये वाला टर्म मिलेगा। ये हमें अगर आर बहुत ही दूर में है तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आर क्यूब दे सकते हो, जनरली में आर स्क्वायर होता है बट डाइपोल के केस में आर क्यूब है। इक्वेटोरियल प्लेन वाला कॉन्सेप्ट समझिए। इक्वेटोरियल प्लेन में क्या है, यहाँ हमारे पास में प्लस क्यू है, यहाँ हमारे पास में माइनस क्यू है। प्लस क्यू की वजह से यहाँ अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो वो उसे रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका यहाँ पर इस डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो ये इस तरीके से होगा। अब इन सभी को हमें यहाँ पर दो ही है, ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये तो बस इसका रिजल्टेंट है, ऑलराइट, रिजॉल्व किया हुआ है। अब इसे हम रिजॉल्व करेंगे, इसे हम रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करके हम इसे ऐड करेंगे। कैसे रिजॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिजॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस पर रिजॉल्व करने पर हमें मिलता है ये वाला यहाँ से यहाँ तक और ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस वाला मिल जाएगा हमारा, अगर इसे हम लिखते हैं ई ऑफ प्लस क्यू तो हमें ये मिलेगा ई ऑफ प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा, और ये वाला हमें मिलेगा ई ऑफ प्लस क्यू इंटू साइन थीटा। उसी तरीके से ये वाला रिजॉल्व हो चुका है। अब इस को हम रिजॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा ई ऑफ माइनस क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ एक और आएगा, इसे नहीं एक और आएगा, वो हो जाएगा ई ऑफ माइनस क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आप यहाँ पर देखो कि ये दोनों अपोजिट है और दोनों इक्वल है, क्योंकि ई ऑफ प्लस क्यू और ई ऑफ माइनस क्यू दोनों सेम है, साइन थीटा है। एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं, उसे हम हटा देते हैं, उसे हम लिखेंगे ही नहीं। अब उसका वो कैंसिल हो चुका है। अब हम इन दोनों का बात करेंगे, इन दोनों का बात, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। एक ये वेक्टर होगा और दूसरा वेक्टर फिर से एक और आ जाता है, तो हम उसे ऐड करके कुछ इस तरीके से उस वेक्टर को लिखते हैं, वेक्टर का सम है। अब हम इन दोनों को सम करेंगे, कैसे सम करेंगे, ई फाइनल जो है वो हो जाएगा ई ऑफ प्लस क्यू प्लस ऑफ ई ऑफ माइनस क्यू, वेक्टर है, इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसे तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर में हमारा आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस,
तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि दिस वन इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस स्क्वायर के लिए, मैं सिर्फ डिस्टेंस को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको बुक में मिलेगा। डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 यहाँ पर जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा को भी हम लोग लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस थीटा का वो फॉर्मूला होता है, तो बेस यहाँ पर हमारा है ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमारा है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर एच स्क्वायर लिया था इसीलिए ये लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ एच रहेगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, जो कि ओपोजिट होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर का। ओपोजिट कैसे होगा? क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव है, बट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल मैग्नीट्यूड मिला वो इस डायरेक्शन में मिला। अब डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। हमने ये पूरा पैराग्राफ कर लिया है। ऑलराइट, नाउ आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर डाइपोल फील्ड जो है लार्ज डिस्टेंस के लिए हम क्यू आर ए का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है जो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है उसे डिफाइन किया जाता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज डिफाइंड बाय पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a पी कैप। पी कैप है, पी कैप। तो इसका मतलब है कि जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है उसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और ये इसका मैग्नीट्यूड q इंटू 2a होता है। तो अभी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम बीच में 2a क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा कन्वेंशन मतलब हम थोड़ा सा इसे इजीली लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास में लार्ज डिस्टेंसेस है तो लार्ज डिस्टेंसेस में हम लोग कैसे करेंगे? जब यहाँ पर r इज इक्वल वेरी वेरी लार्ज देन a, तो हम लोग यहाँ पर a को जो है हटा सकते हैं, a को हम रिमूव करके यहाँ पर नॉर्मली e का वैल्यू इतना लिख सकते हैं। ये डाइपोल एक्सिस के लिए हो गया। और इक्वेटोरियल के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो r क्यूब है, यहाँ पर भी r क्यूब है। इसके बारे में आगे थोड़ा सा डिस्कशन होगा। नोटिस दैट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट डाइपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस फॉल ऑफ नॉट एज 1 बाई आर स्क्वायर बट एज 1 बाई आर क्यूब। साथ में उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ डिस्टेंस के साथ ही नहीं, बल्कि अगर हम एंगल को भी यहाँ पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि कॉस थीटा हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो एंगल के साथ में भी वो घटते बढ़ते रहते हैं। नाउ अगर डाइपोल जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर अप्रोच करता है बहुत ही जीरो, अगर एक हमारा जीरो को अप्रोच करता है तो एक को इन्फिनिटी को अप्रोच करना पड़ता है ताकि ये फाइनाइट हो जाए। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया हुआ है। ऐसे डाइपोल्स को हम लोग पॉइंट डाइपोल कहते हैं, और पॉइंट डाइपोल के लिए भी जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा है वो सारा ट्रू होता है। हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 हो गए, CH4 हो गए। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उनके जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो फाइनल जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन का, ऐसा इसमें इनका जो है ओरिएंटेशन होता है कि टोटल चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और क्योंकि हम लोग टोटल चार्ज देखते हैं एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसे हम एक चार्ज मानते हैं। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो है आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं। CH4 का भी वही हालत होता है, CO2 का भी वही हालत होता है। तो ऐसे जो हैं स्टेबल होते हैं। बट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, और उन्हें हम परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, उनके पास जो है परमानेंट इलेक्ट्रिक मूवमेंट डाइपोल होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में भी वो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर शो करते हैं। बट अगर हम CO2
CH4 जो कि स्टेबल है उस पर अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो उनका जो है ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है और उनका भी डायपोल मोमेंट यहाँ पर शो हो सकता है। तो वाटर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वाटर जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि इसका जो ओरिएंटेशन है इनके चार्जेस का वो डायपोल मोमेंट शो करता है। अब बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस या प्रेजेंस में डिफरेंट इम्पॉर्टेंट जो है उनके एप्लीकेशंस होते हैं, वो अपने अपने बहुत अलग अलग तरीके से बिहेवियर यहाँ पर शो करते हैं। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर।